गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th की एग्रीकल्चर बायो, जिसमें अपन ने पहला लेसन हमारा शुरू किया था। नाम था पादप प्रजनन, उद्देश्य, परिभाषा, उद्देश्य एवं विधियाँ। ठीक, ये हमारा 8वां पार्ट है इस लेसन का। और कल अपन ने पढ़ा था संकरण की विधियों की चर्चा की थी, जिसमें 4 विधियाँ थी संकरण करवाने की। ठीक है, वंशावली विधि, प्रतीप संकरण विधि, पुंज विधि और लास्ट में बहुसंकरण विधि हमने पढ़ी थी। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं हमारा अगला टॉपिक, जिसका नाम है उत्परिवर्तन। देखिए, उत्परिवर्तन क्या होता है आपने पढ़ा होगा। किसी जीव के किसी लक्षण में होने वाले जो आकस्मिक यानी अचानक होने वाले और वंशानुगत, साथ में वंशानुगत, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगे चलने भी चाहिए, तो वंशानुगत लक्षणों को अपन क्या कहते हैं, परिवर्तनों को क्या कहते हैं, अपन उत्परिवर्तन कहते हैं। और यही हमारी यहाँ पे परिभाषा है कि किसी जीव के किसी लक्षण में आकस्मिक एवं वंशानुगत परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। अब उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? किसी जीव के किसी लक्षण में आकस्मिक एवं वंशानुगत परिवर्तन को उत्परिवर्तन करते हैं। तथा उत्परिवर्तन की उत्पत्ति कैसे होती है, किस कारण उत्परिवर्तन आते हैं? पहला तो है जीन की एवं प्लाज्मा जीन की संरचना में परिवर्तन के कारण ये उत्परिवर्तन आते हैं। ठीक है, जीन की एवं प्लाज्मा जीन की संरचना में उत्परिवर्तन के कारण ये परिवर्तन आते हैं। अर्थात जीन क्या होते हैं? जीन जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। ठीक है, इनकी संरचना में अचानक अगर परिवर्तन आ जाता है, इनमें परिवर्तन होता है, तो वो उत्परिवर्तन होते हैं। और इसी जीन की संरचना में इसी उत्परिवर्तन के क्रिया का उपयोग अपन किस में कर सकते हैं? पादप प्रजनन के सुधार में, पादपों की किस्मों की सुधार में कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं हम? इस जीन की संरचना में चेंज करके क्या कर सकते हैं? सुधार कर सकते हैं। अब उत्परिवर्तन का इतिहास क्या कहता है? ठीक है, सबसे पहले उत्परिवर्तन का इतिहास क्या कहता है? देखिए, उत्परिवर्तन को म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, म्यूटेशन शब्द सबसे पहले किसने दिया था? म्यूटेशन या उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया था? वो दिया था हुगो डी व्रीज ने। किसने दिया था? हुगो डी व्रीज ने। कब दिया था? 1900 में दिया था। तो ये लाइन आपको नोट करने वाली है, नोट बना के अपन लिखते हैं। उन्होंने कई उत्परिवर्तनों का वर्णन किया, परंतु इनमें से अधिकांश उत्पत्ति संख्यात्मक क्रोमोसोम विपतन के कारण पैदा हुए थे। उन्होंने कई सारे उत्परिवर्तन बताए अपने टाइम में, जब उन्होंने उत्परिवर्तन की अवधारणा दी, तब उन्होंने उत्परिवर्तन के कई सारे वर्णन किए। लेकिन अधिकांश जो उत्परिवर्तन थे वो संख्यात्मक क्रोमोसोम यानी जो गुणसूत्र होते हैं उनके विपतन यानी उनके कमी से, अधिकता से के कारण उत्पन्न हुए थे। संरचना में परिवर्तन बहुत कम हुआ था, लेकिन उनकी संख्या, क्योंकि सब में हम जानते हैं सब प्रकार के प्राणियों में क्या होते हैं, जीनों की संख्या एक निश्चित संख्या में होते हैं। जीन क्रोमोसोम, गुणसूत्र जो होते हैं वो निश्चित संख्या में होते हैं। तो इनकी संख्या में कमी, अधिकता से क्या होते हैं? उत्परिवर्तन आते हैं। ठीक है, सेटराइट नामक एक अंग्रेज किसान ने एक छोटे पैरों वाली प्रभावी उत्परिवर्तन वाली भेड़ का उपयोग कर छोटे पैरों वाली एंकल नस्ल का विकास किया। ठीक है, अब एक किसान था सेटराइट नामक, उसने क्या किया? उत्परिवर्तन का उपयोग करके क्या किया? एक छोटे पैरों वाली भेड़ से एक एंकल नस्ल वाली भेड़ का उत्पादन किया, विकास किया था। तत्पश्चात देखिए, मॉर्गन ने 1910 में ड्रोसोफिला में सफ़ेद आंख उत्परिवर्तनों की खोज की और इस लक्षण की वंशागति के आधार पर लिंग सहलग्नता की समुचित व्याख्या की। उन्होंने ड्रोसोफिला एक मक्खी होती है जिसमें आंख सफ़ेद होती है। ठीक है, उसमें कैसे उत्परिवर्तन किया जा सकता है और उसका अध्ययन किया, विकास किया। ठीक है, अब उत्परिवर्तन के प्रकार कौन कौन से हैं? ठीक है, तो उत्परिवर्तन के प्रकार अपन देखें तो देखिए, सबसे पहला प्रकार है स्वतः उत्परिवर्तन। स्वतः उत्परिवर्तन, जो उत्परिवर्तन बिना किसी उत्परिवर्तन जन के उपचार के उत्पन्न होते हैं, उन्हें स्वतः उत्परिवर्तन कहते हैं। अर्थात बिना किसी उत्परिवर्तन जन उपचार के, यानी बिना किसी छेड़छाड़ के अपने आप प्राकृतिक रूप से होते हैं। ना हमने कुछ किया है, ना किसी ने कुछ किया है।
किसी जीव के लक्षण में हमने उनके जीन में ना तो संरचना का परिवर्तन किया है, ना गुणसूत्रों को कम किया है, ज़्यादा किया, कुछ नहीं किया हमने, फिर भी अचानक जो होते हैं, अपने आप जो होते हैं, प्राकृतिक रूप से होते हैं, वो स्वतः उत्परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, स्वतः उत्परिवर्तन कहलाते हैं। ये उत्परिवर्तन बहुत ही कम दर पर उत्पन्न होते हैं और ये उत्परिवर्तन बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि प्राकृतिक रूप से उत्परिवर्तन बहुत कम होते हैं। ठीक है, विभिन्न जीनों की स्वतः उत्परिवर्तन दर काफ़ी भिन्न हो सकती है। अब विभिन्न प्रकार के जीन होते हैं, कुछ एक हर पीढ़ी में बदलते हैं, कुछ एक नहीं बदलते हैं, तो इनकी दर, उत्परिवर्तन की दर बहुत ही ज़्यादा भिन्न होती है। ठीक है, तो ये तो था स्वतः उत्परिवर्तन, जिसमें बिना किसी उत्परिवर्तन जन के अर्थात प्राकृतिक रूप से हमारी छेड़छाड़ के बिना क्या होता है, उत्परिवर्तन होता है, वो तो कहलाता है हमारा स्वतः उत्परिवर्तन। दूसरा देखिए, प्रेरित उत्परिवर्तन क्या है। प्रेरित उत्परिवर्तन, जब उत्परिवर्तन किसी भौतिक या रासायनिक उत्परिवर्तन जन से उपचार करने पर उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब दूसरे प्रेरित उत्परिवर्तन में क्या किया जाता है, किसी उपचार किया जाता है, चाहे तो वो भौतिक रूप से यानी जीनों को कम कर से, गुणसूत्रों को कम करके ज़्यादा करके, या फिर उनमें रासायनिक परिवर्तन करके, उनके स्थान को चेंज करके। ठीक है, इस प्रकार से भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन करके अगर अपन उत्परिवर्तन होता है तो वो कहलाता है हमारा प्रेरित उत्परिवर्तन कहलाता है। सामान्यतः प्रेरित उत्परिवर्तन ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे स्वतः उत्परिवर्तन होते हैं, किंतु प्रेरित उत्परिवर्तनों की दर स्वतः उत्परिवर्तनों की दर की कई गुना होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सामान्यतः प्रक्रिया सेम है उत्परिवर्तन की, लेकिन दर भिन्न होती हैं, दर कई ज़्यादा होती हैं। प्रेरित में और स्वतः में यही फ़र्क है कि दोनों की प्रक्रिया सेम है, सेम तरीके से होता है, लेकिन एक चीज़ इसमें ज़्यादा होती है, क्या कि इसमें होता यह है कि जो स्वतः उत्परिवर्तन होता है वो बहुत कम मात्रा में होता है, बहुत ही कम दर से होता है, जबकि प्रेरित उत्परिवर्तन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, क्योंकि हम प्रेरित करते हैं। अगर हम कुछ रासायनिक पदार्थ, भौतिक चीज़ें तरीके से कुछ कर रहे हैं जीन की संख्या में परिवर्तन के लिए, उनके स्थान में परिवर्तन के लिए, कम ज़्यादा करने के लिए, तो अगर अपन कुछ कर रहे हैं तो होगा परिवर्तन, तो होगा, तो परिवर्तन होगा तो उत्परिवर्तन भी होगा। ठीक है, लेकिन अपने आप अपन प्रकृति पर निर्भर है उत्परिवर्तन के लिए, तो प्रकृति तो जब चाहेगी तब होगी, और प्रकृति द्वारा बहुत ही कम होता है। ठीक है, फिर है तीसरा उत्परिवर्तन प्रेरक, यानी उत्परिवर्तन को प्रेरित करना। ये तीसरा प्रकार है हमारे किसका, इसका उत्परिवर्तन का तीसरा प्रकार है। ठीक है, अब कुछ भौतिक एवं रासायनिक कारकों द्वारा उपचार करने पर जीनों में उत्परिवर्तन होने को प्रेरण किया जाता है। अब कुछ हम भौतिक एवं रासायनिक कारकों द्वारा उपचार करते हैं और क्या करते हैं कि प्रेरित करते हैं कि उत्परिवर्तन हो, परिवर्तन आए जीनों की स्थिति में, क्रोमोसोम की स्थिति में, उनकी संख्या में परिवर्तन आए। अगर ये प्रेरण करते हैं, अपन प्रेरित करते हैं, ठीक है, इसे उत्परिवर्तन प्रेरण कहते हैं। उत्परिवर्तन प्रेरण में सूक्ष्म कारकों को उत्परिवर्तन जन कहते हैं। बहुत ही सूक्ष्म कारक जो अपन उपयोग लेते हैं, वो कारक चाहे भौतिक हो सकते हैं या रासायनिक पदार्थ हो सकते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन जन कहते हैं, म्यूटेजन। ठीक है, इन कारकों के इस गुणों को उत्परिवर्ती गुण कहते हैं। अब जीनों के संख्या में परिवर्तन करने के गुण को, उत्परिवर्तन करने के गुण को अपन उत्परिवर्तनी गुण कहा जाता है। ठीक है, अब वे भौतिक सूक्ष्म कारकों को क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन जन, जो उत्परिवर्तन को प्रेरित करते हैं, इनको उत्परिवर्तन जन कहते हैं, म्यूटेजन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे हमें यही पढ़ना है कि उत्परिवर्तन जन होते क्या हैं। ठीक है, यानी म्यूटेजन्स क्या होते हैं, यानी वे भौतिक एवं रासायनिक कारक, सूक्ष्म कारक जो उत्परिवर्तन को प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो जो भी कारक उत्परिवर्तन पैदा करते हैं उन्हें अपन उत्परिवर्तन जन कहते हैं, और ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। देखिए, एक तो भौतिक उत्परिवर्तन, ठीक है, भौतिक उत्परिवर्तन कौन से हैं, जो परिवर्तन पैदा करते हैं, तो देखिए भौतिक उत्परिवर्तन विकिरण के द्वारा होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब कौन सी विकिरण, जैसे एक्स किरणें पड़े तो उत्परिवर्तन हो जाता है, गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें। ठीक है, ये किरणें जब पादपों पर पड़ती हैं, जीवों पर पड़ती हैं, तो उनमें उत्परिवर्तन, अचानक कई परिवर्तन आते हैं जिन्हें अपन उत्परिवर्तन कहते हैं।
ठीक है। फिर देखिए रासायनिक उत्परिवर्तन, रासायनिक उत्परिवर्तन जन कहते हैं। किसे कहते हैं? इसमें अनेक रसायन, नाम से पता चल रहा है दवाइयाँ रसायन होंगे जिनसे पादपों की जीनों की संरचना में, क्रोमोसोम की संख्या संरचना में क्या होता है, परिवर्तन होता है और उत्परिवर्तन को प्रेरित किया जाता है। ठीक है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से देखिए, जैसे कई अपन कीटनाशक, कवकनाशक आदि जो दवाइयाँ उर्वरकन ये अपन उपयोग में लेते हैं वहाँ पर, ठीक है, वो उत्परिवर्तन जनी कहलाते हैं। वो कई बार पादपों में क्या करते हैं, नए परिवर्तन ले आते हैं, अचानक ही नए परिवर्तन ले आते हैं और उत्परिवर्तन होता है। ठीक है, आगे देखिए उत्परिवर्तन प्रजनन। अब उत्परिवर्तन प्रजनन कैसे किया जाता है, ठीक है, यह है आगे इम्पोर्टेंट। और उत्परिवर्तन की वृद्धि इम्पोर्टेंट, यहाँ से सवाल बनता है। ठीक है, तो देखिए इनको अपन अच्छे से पढ़ते हैं। मूलर द्वारा 1927 में एक्स किरणों की परिवर्तन जनित प्रकृति के खोज के बाद उत्परिवर्तन प्रजनन के कार्यक्रम शुरू किए गए। सबसे पहले जो मूलर था, मूलर ने क्या किया, एक्स किरणों द्वारा उत्परिवर्तन करके बताया, यानी जीनों की संरचना, क्रोमोसोम की संरचना में परिवर्तन करके पूरी पादप के अंदर एक नया परिवर्तन लाने की, कैसे लाया जा सकता है वो खोज करके बताया सबसे पहले। ठीक है, उत्परिवर्तन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, हुगो डी व्रीज ने। लेकिन पादपों के अंदर अपन एक्स किरणों द्वारा, एक्स किरणें होती हैं, ठीक है, उनके द्वारा भी अपन क्या कर सकते हैं, उत्परिवर्तन कर सकते हैं, ये बताया था मूलर ने। ठीक है, आगे देखिए उत्परिवर्तन जनों के उपयोग से किसी जीव में उत्परिवर्तन प्रेरण को उत्परिवर्तन जनन कहते हैं, उत्परिवर्तन प्रजनन कहते हैं। यानी जो उत्परिवर्तन कारक होते हैं उसके द्वारा उत्परिवर्तन को प्रेरण करने को अपन उत्परिवर्तन प्रजनन कहा जाता है। इस प्रकार के प्रेरित उत्परिवर्तन जनों का पादप प्रजनन या फसल सुधार में उपयोग उत्परिवर्तन प्रजनन कहलाता है। इस प्रकार के प्रेरित उत्परिवर्तन जनों का, इन कारकों का उपयोग जब अपन पादप के सुधार में करते हैं, फसल के सुधार में करते हैं, पादप प्रजनन में करते हैं, तो उसे अपन उत्परिवर्तन प्रजनन कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए उत्परिवर्तन प्रजनन की विधि क्या, आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रथम वर्ष में जो उत्परिवर्तन जन से उपचारित बीजों को उचित दूरी पर बुआई करते हैं। पहले वर्ष में तो अपन ने जो बीज लिए थे और बीज में जो उत्परिवर्तन कारक मिला के अपन ने उत्परिवर्तन जन मिला के क्या किया है, उत्परिवर्तन को प्रेरित किया है। उन बीजों को उचित दूरी पर, यानी बीज में, बीजों के बीच निश्चित दूरी रखकर क्या करते हैं अपन, उत्परिवर्तन निश्चित दूरी रखकर बुआई करते हैं, बीजों को बो देते हैं। सभी पौधों में स्वपरागण व उनके बीजों को अलग अलग एकत्रित करते हैं। बीजों से फिर अंकुरण होता है, उनसे नया पौधा बनता है, फूल लगते हैं। जब फूल लग जाते हैं तो उनमें स्वपरागण होने देते हैं, अपने आप परागण होने देते हैं। ठीक है, क्योंकि स्वपरागण से ही हमें पता चलेगा, अपने आप परागण होगा तभी हमें पता चलेगा कि हमने जिस गुण को, जिस गुण में उत्परिवर्तन करने के लिए उपचार किया है, क्या वो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है। अगर पर परागण करेंगे, अपने आप अपन परागण करवाएंगे, तो वो तो फिर हुआ नहीं ना पादप प्रजनन, क्योंकि उसमें तो हमारा हाथ है। अभी आनुवांशिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगे जाने चाहिए, वो भी अपने आप जाने चाहिए। ठीक है, तो इनके बीजों को एकत्रित करते हैं। सबसे पहले जो भी, पहले बीजों को बोया, उपचारित करके, फिर इनसे जो भी फूल आए लास्ट में पौधों पर, उनसे प्राप्त बीजों को अपन एकत्रित करते हैं। फिर दूसरे वर्ष में अपन क्या करते हैं, एकल संततियाँ बोते हैं। फिर बीजों को अलग अलग एकल संततियों में बोते हैं। जिन संततियों में वांछित उत्परिवर्ती विकल्पी हो या होने की संभावना हो, उन पौधों के बीजों को अलग अलग एकत्रित करते हैं। फिर एकल संतति बोने के बाद जैसे ही पौधे बड़े होते हैं तो हम देखते हैं, हमें लगता है कि इन पौधों में, इतने पौधों में, कितने पौधों में जो हम जो परिवर्तन चाहते थे, उत्परिवर्तन चाहते थे, वो उन पौधों में वो गुण हैं। ठीक है, तो उन पौधों को तो अपन अलग कर लेते हैं और बाकी को क्या कर देते हैं, साइड में कर लेते हैं, त्याग देते हैं। ठीक है, एकत्रित करते हैं। तीसरे वर्ष में क्या करते हैं, एकल पादप संततियाँ उगाते हैं। फिर उन जो हमने अलग किए हैं, जिन पौधों को हमने अलग किया है, जिनमें हमारे वांछित गुण है, जो गुण हम चाहते थे वो हैं, उनको क्या करते हैं अपन, एकल संतति पादप उगाते हैं तीसरे वर्ष में।
फिर उत्कृष्ट उत्परिवर्ती वंशक्रमों को अलग अलग पुंज में काटते हैं। फिर हम देखते हैं अब अचानक कि क्या होगा, सब में तो एक जैसे हम जैसे चाहते थे वैसे परिवर्तन सब में तो आने से रहे। कुछ में थोड़े होंगे, कुछ में ज़्यादा होंगे, कुछ हमारी वांछित इच्छा के अनुसार, हमारी इच्छा जिन गुणों की है वो गुण कुछ में थोड़े होंगे, कुछ में ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा वाले अपन लेंगे, ठीक है, ज़्यादा परिवर्तन वाले अपन लेंगे और बाकी को क्या कर लेंगे, त्याग देंगे। तो जिनमें हमारे इच्छित परिवर्तन होते हैं उन्हें उत्कृष्ट संतति कहते हैं, और उन उत्कृष्ट उत्परिवर्ती वंशक्रमों को क्या करते हैं अपन अलग अलग पुंज में काटते हैं। ठीक है, जिनमें थोड़ा परिवर्तन हुआ है उनको अलग काट के एक पुंज बना लेते हैं, अलग से भंडार करते हैं। जिनमें ज़्यादा परिवर्तन हुआ है, जिनमें ज़्यादा डेवलपमेंट विकास दिख रहा है, उनको अलग काट लेते हैं, पुंज में काटते हैं। फिर विसंयोजित हो रहे वंशक्रमों को उन्नत पौधों का चयन करते हैं। फिर उनमें से क्या करते हैं, जो उन्नत किस्म होते हैं उनका अपन चयन करते हैं। चौथे वर्ष में प्रारंभिक उपज परीक्षण करते हैं। ठीक है, चौथे वर्ष में अपन क्या करते हैं, प्रारंभिक उपज परीक्षण करते हैं कि हाँ भाई, अब उनका टेस्ट करते हैं। जो उत्कृष्ट उन्नत जो किस्में थी उनका टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करके देखते हैं कि भाई क्या हमने जो इच्छा थी उत्परिवर्तन करके हमें जो परिवर्तन चाहिए था वो उनमें है, और वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो वो क्या करते हैं अपन परीक्षण करते हैं। ठीक है, उत्तम वंशक्रमों का चयन करते हैं। फिर परीक्षण करने से हमें नए पौधे प्राप्त होते हैं, और उसमें अगर क्या होता है, फिर उत्तम वंशक्रमों का चयन किया जाता है। 5वें से लेकर 7वें वर्ष तक समन्वित उपज परीक्षण करते हैं। फिर क्या करते हैं अपन लगातार उगाते रहते हैं कंफर्म करने के लिए। एक साल में कंफर्म तो हो गया हमें कि हमें जो लक्षण चाहिए तो वो उनमें है, लेकिन क्या वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगे भी जा रहे हैं कंटिन्यू। ठीक है, तो इसलिए अपन क्या करते हैं, 5वें से लेकर 7वें वर्ष 3 वर्ष तक फिर से फसल को उसकी उगाते हैं और देखते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। ठीक है, फिर सर्वोत्कृष्ट वंशक्रम का नई किस्म के रूप में विमोचित कर देते हैं। फिर लास्ट में जो हमें सर्वोत्कृष्ट यानी उत्तम, सबसे उत्तम किस्म जो हमें प्राप्त होती हैं उसका अपन विमोचन कर देते हैं, अपन उसको बता देते हैं कि भाई ये इसमें परिवर्तन आ गए हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, उसे नई किस्म के रूप में विमोचित कर देते हैं और नई किस्म का गुणन किया जाता है, अर्थात उसके बीजों को अधिक संख्या में प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब ये इनकी प्रक्रिया है। देखिए उत्परिवर्तन, पहली चीज अपन ने क्या पढ़ी थी कि उत्परिवर्तन जन से उपचारित बीजों को उचित दूरी पर बोते हैं। फिर सभी पौधों में स्वपरागण उनके बीजों को अलग अलग करते हैं। जब बीज को बोते हैं, बीज फिर से पौधे अंकुरण होकर पौधे निकलते हैं, पौधे बड़े होते हैं, उन पर फूल आते हैं, फूलों में अपन क्या होने देते हैं, स्वपरागण होने देते हैं, जिससे उनको अपन बीज प्राप्त होते हैं। उन बीजों को अलग अलग उगाते हैं। फिर दूसरे वर्ष में क्या करते हैं, एकल पादप संततियाँ उगाते हैं। ठीक है, अब उनको फिर अलग अलग करते हैं। एक तो पूर्णतया उर्वर, जो पूरे जितने बीज अपन बोए वो पूरे उर्वर हैं, उनको अलग एक पुंज बनाते हैं। ओजपूर्ण व सामान्य पौधों के बीजों को अलग अलग एकत्रित करते हैं। जो आंशिक रूप से उर्वर है उनको अलग करते हैं, और कुछ सामान्य हैं, ठीक है, उनको भी अलग करते हैं। देखिए, बंधीय, उत्परिवर्ती एवं असामान्य पौधे छांट दिए जाते हैं। अब उत्परिवर्तन अपन ने जो परिवर्तन प्रेरित किया है उसमें कुछ तो पौधे बंधीय होंगे जिनसे फल फूल लगे ही नहीं है, उनको छांट देते हैं। ठीक है, जो सामान्य पौधे असामान्य पौधे होते हैं उनको भी छांट देख के अलग कर देते हैं। तीसरे वर्ष में क्या करते हैं, एकल पादप संततियाँ उगाते हैं और उत्तम संततियों से उत्तम पौधों का क्या करते हैं, चयन करते हैं। फिर एकल पादप संततियाँ उगाते हैं और जो उत्तम पौधे उगते हैं उनको अपन अलग कर लेते हैं, उनका चयन कर लेते हैं। चौथे वर्ष में एकल पादप संततियाँ उगाते हैं, फिर से विसंयोजित हो रही संततियों को छटनी करते हैं। सम युग्मज संततियों के बीच पुंज में अलग अलग एकत्रित करते हैं। फिर इनमें पुंज में अलग अलग एकत्रित करते हैं। 5वें वर्ष में प्रारंभिक उपज परीक्षण करते हैं व गुणवत्ता व रोग रोधिता परीक्षण करते हैं। प्रारंभिक उपज परीक्षण करते हैं, फिर उनकी गुणवत्ता देखते हैं कि वो सबसे बेस्ट है या नहीं है। ठीक है, और रोग रोधिता, उनमें रोग कौन कौन से लग रहे हैं, ठीक है, वो भी अपन देखते हैं। और उन रोगों के प्रति पौधे के अंदर स्वाभाविक रूप से रोग रोधिता है या नहीं, वो अपन देखते हैं। ठीक है, 6ठे से 8वें वर्ष में अपन क्या करते हैं, समन्वित उपज परीक्षण, फिर गुणवत्ता व रोग
रोदिता परीक्षण करते हैं, मानक से उत्तम संतति नई किस्म के रूप में विमोचित करते हैं। फिर 3 साल तक अपन कंटिन्यू फसल उगाते हैं, फल फूल प्राप्त करते हैं, फिर उगाते हैं, फिर फल फूल प्राप्त करते हैं, बीज प्राप्त करते हैं। और जब हमें लगता है कि हाँ सबसे उत्तम किस्म के हमारे जो इच्छा थी वैसे गुण इन फसल में आ गए हैं, तो उनको क्या कर देते हैं अपन, विमोचित कर देते हैं। ठीक है, फिर इनके नई किस्म के बीज का क्या करते हैं अपन, नई किस्म के बीज का क्या करते हैं अपन, गुणन करते हैं, अधिक संख्या में उत्पादन करते हैं। अब उत्परिवर्तन प्रजनन का प्रयोग कैसे होता है? उत्परिवर्तन प्रजनन द्वारा उपज सहित विभिन्न मात्रात्मक लक्षणों में सुधार किया गया है और इस विधि से कई किस्में भी विकसित की है। उत्परिवर्तन प्रजनन द्वारा कई नई किस्में विकसित की जा चुकी हैं। उत्परिवर्तन प्रजनन द्वारा उपज सहित विभिन्न मात्रात्मक लक्षणों में सुधार किया गया और इस विधि से कई विकसित की गई है। वापस वही पैराग्राफ है। ठीक है, आगे देखिए बहुगुणिता। बहुगुणिता पॉलीप्लॉइडी ये क्या होती है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखिए, किसी द्विगुणित प्रजाति की कोशिका में दैहिक गुणसूत्रों की 2 प्रतियां होती हैं, इसे द्विगुणित अवस्था कहते हैं। एक गुणसूत्र क्या होता है, जोड़े में रहता है। एक गुण को नियंत्रित करने वाले जो गुणसूत्र होते हैं वो हमेशा जोड़े में होते हैं। ठीक है, जोड़े में होते हैं मतलब, जोड़े का मतलब होते हैं एक साथ 2 होते हैं, वो अकेले नहीं रह सकते, वो द्विगुणित एक साथ 2 रहते हैं। इससे इस अवस्था को अपन क्या कहते हैं, इस अवस्था को अपन कहते हैं द्विगुणित अवस्था, 2n अवस्था कहते हैं। द्विगुणित अवस्था 2n की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या में कमी या वृद्धि को संख्यात्मक गुणसूत्र विपतन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं अपन, संख्यात्मक गुणसूत्र विपतन कहते हैं। ठीक है, अब संख्या में अगर गुणसूत्रों की द्विगुणित अवस्था की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या में यानी साथ में गुणसूत्रों की संख्या में अगर परिवर्तन होता, वो भी जोड़े में, एक जोड़ा पूरा एक साथ 2 बढ़ जाए या एक साथ 2 या 2 से अधिक कम हो जाए, तो ये संख्या में कमी या वृद्धि को अपन संख्यात्मक गुणसूत्र विपतन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, देखिए ये पूरा डायग्राम तो अपन को बता रखा है। अब देखिए आगे सेम इस डायग्राम की ही पूरी व्याख्या आगे की जा चुकी है, तो पहले अपन इसको देख सकते हैं। अब गुणसूत्रों में संख्यात्मक परिवर्तन कैसे आते हैं, 2 प्रकार से होते हैं। एक तो संख्यात्मक परिवर्तन होते हैं तो वो 2 चीज़ें कहलाती हैं, एक तो असुगुणिता और एक सुगुणिता। ठीक है, असुगुणिता में क्या होता है पहले अपन देखते हैं। देखिए, असुगुणिता में गुणसूत्र संख्या 2n में एक या कुछ गुणसूत्रों की कमी या वृद्धि होती है। ठीक है, 2n प्लस माइनस कुछ। ठीक है, अब गुणसूत्रों में क्या होता है, जो जोड़े में गुणसूत्र होते हैं या उसमें या तो एक गुणसूत्र बढ़ता है या एक गुणसूत्र कम होता है। एक या एक से अधिक गुणसूत्रों की कमी या वृद्धि होती है तो उसे असुगुणिता कहलाती है। ठीक है, यानी एक गुणसूत्र या एक से अधिक गुणसूत्रों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। अब ये भी असुगुणिता 2 प्रकार की होती है, एक तो अधोगुणिता और एक होती है अधिगुणिता। अधो और अधिगुणिता। ठीक है, अधो और अधिगुणिता की चर्चा करें तो देखिए, अधोगुणिता में क्या होता है, द्विगुणित गुणसूत्र से 2n से कम होता है, इसमें क्या होता है, संख्या में कमी होती है। ठीक है, उसे अपन अधोगुणिता कहते हैं। ठीक है, अब इसको भी आगे 2 भागों में बांटा गया है, एक न्यून सूत्रता और द्विन्यून सूत्रता। ठीक है, अगर द्विगुणित गुणसूत्र में एक गुणसूत्र कम होता है, कितना, एक गुणसूत्र कम होता है, तो वो तो एक न्यून सूत्रता कहलाती है। और अगर द्विन्यून सूत्रता में क्या होता है, द्विगुणित गुणसूत्र से एक गुणसूत्र युग्म कम होता है। युग्म मतलब जोड़ा, जोड़ा मतलब 2 गुणसूत्र एक साथ कम होते हैं, एक पूरा जोड़ा ही गायब हो जाता है। ठीक है, तो वो कहलाता है हमारा द्विन्यून सूत्रता। और अगर सिर्फ जोड़े में से एक गुणसूत्र अलग हो जाता है, कम हो जाता है, तो वो कहलाता है एक न्यून सूत्रता। ठीक है, अब असुगुणिता को 2 भागों में बांटा गया, अधोगुणिता और अधिगुणिता। अधोगुणिता में तो क्या होता है, गुणसूत्र की संख्या में कमी आती है, इसमें वृद्धि होती है, अधिकता होती है। जैसे यहाँ पर एक न्यून सूत्रता और द्विन्यून सूत्रता में अधोगुणिता को बांटा गया, वैसे अधिगुणिता को एकादि सूत्रता और द्विअधि सूत्रता में बांटा गया है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एक न्यून सूत्रता में क्या होता है, एक गुणसूत्र कम होता है, तो एकादि सूत्रता में क्या होगा, एक गुणसूत्र अधिक होगा, एक गुणसूत्र की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी।
द्विअधिसूत्रता में क्या होता है, द्विगुणित गुणसूत्र से एक गुणसूत्र युग्म पूरा अलग अधिक बढ़ जाता है, यानी एक जोड़ा पूरा बढ़ जाता है, यानी एक साथ दो गुणसूत्र बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो थी असुगुणिता की बातें। अपन अब आते हैं सुसुगुणिता। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, संजीवनों की संख्या 2 से अधिक होती है, 2 या 2 से अधिक होती है। ठीक है, इसमें देखिए स्वबहुगुणिता और परबहुगुणिता दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले अपन स्वबहुगुणिता देखते हैं। स्वबहुगुणिता को भी देखिए आगे 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ लाके इसको पटका है, देखिए चर्चा करते हैं अपन। एक गुणिता एवं अगुणिता, इसमें क्या होता है, एक संजीवन की केवल एक प्रति होती है, यानी कॉपी हो जाती है। ना तो गुणसूत्र यहाँ पर ना तो संख्या में बढ़ता है ना कम होता है। जब संख्या में बढ़ता है एवं ज़्यादा बढ़ता है एवं कम होता है तो नया गुणसूत्र आता है बाहर से। ठीक है, लेकिन इसमें एक गुणिता और अगुणिता में क्या होता है, केवल एक संजीन की जीन की प्रति हो जाती है, यानी कॉपी हो जाती है। इसमें वृद्धि तो होती है लेकिन कॉपी होता है, बाहर से कोई नया या नए प्रकार का जीन नहीं बनता। अंदर जो जीन है उसकी ही एक हूबहू 2 कॉपी हो जाती है, यानी एक कॉपी हो जाती है। द्विगुणिता में एक संजीन की क्या हो जाती है, 2 कॉपियाँ हो जाती हैं। और स्वत्रिगुणिता में क्या होती है, एक संजीन की 3 प्रतियाँ हो जाती है, 3 कॉपी हो जाती है। यानी एक जैसे इसमें तो 3 जीन आ जाते हैं, इसमें 2 जीन उत्पन्न हो जाते हैं और इसमें 1 कॉपी उत्पन्न हो जाती है। ये तो थी स्वगुणिता। आगे देखिए पर बहुगुणिता में क्या होता है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पर चतुर्थ गुणिता, इसमें क्या होता है, 2 भिन्न संजीन होते हैं। ठीक है, 2 भिन्न संजीन, प्रत्येक की 2-2 प्रतियां हो जाती हैं। 2 भिन्न संजीन होते हैं, 2 भिन्न जीन होते हैं। ठीक है, उनकी प्रत्येक की 2-2 कॉपियां हो जाती है, यानी 2 है, ये 1 और ये 1। अब इसकी 2 कॉपियां हो जाएगी तो 1 और 2, इसकी 2 हो जाएगी तो 1 और 2, तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 और 4। तो ये है चतुर्थ, यानी क्या होता है 4। तो पर चतुर्थ गुणिता कहलाती है, यानी 2 भिन्न भिन्न संजीवन की क्या होती है, 2 कॉपियां हो जाती है। अब इसमें इधर देखिए पर षट गुणिता, यानी षट यानी क्या होता है, 6 होता है। इसमें 3 भिन्न जीन की 2-2 कॉपियाँ हो जाती है। सेम इसी तरीके से 1 2 और 3 जीन हैं भिन्न अलग अलग प्रकार के, इसकी 2 कॉपी हो जाती है 1 2, इसकी 2 हो जाती है 1 2, इसकी 2 हो जाती है 1 2, तो टोटल कितनी हो जाती है, 6 कॉपियाँ हो जाती है। तो 3 भिन्न जीन की क्या हो जाती है, प्रत्येक की 2-2 कॉपी, तो पर षट गुणिता। और 2 भिन्न जीन की क्या हो जाती हैं, 2-2 कॉपी हो जाती है, तो पर चतुर्थ गुणिता। अब ये गुणसूत्रों में संख्यात्मक परिवर्तन की व्याख्या थी। ठीक, अब ये चीज़ तो अपन ने यहाँ पे समझ ली। अब वो आगे यहाँ पे अपन को थोड़ा सा यहाँ पे बताया गया, पर यहाँ पे आपको देखिए बस इतना सा ही बता रखा है। अपन ने ये जो नीचे वाला पढ़ा है वो यहाँ पर आगे नहीं लिख रखा है, वो अपन को यहीं से समझना पड़ेगा। ठीक है, हमारी किताब में सिर्फ असुगुणिता और सुसुगुणिता के बारे में ही बता रखा है। तो देखिए असुगुणिता किसे कहते हैं, बहुगुणिता के प्रकार में अपन देखते हैं। इनमें से कोशिका के द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या में 1 या 1 से अधिक गुणसूत्रों की कमी या वृद्धि होती है। एक असुगुणिता में क्या होता है, 1 या 1 से अधिक गुणसूत्रों की संख्या में कमी होती है। पादप के शरीर में, मनुष्य के शरीर में या किसी भी जीव के शरीर में गुणसूत्र क्या होते हैं, वो एक जोड़े में होते हैं, युग्म में होते हैं। किस में होते हैं, युग्म में होते हैं। अब युग्म में होते हैं, ठीक है, तो युग्म में अगर जोड़े में हैं यानी 2n की अवस्था में हैं, ठीक है, तो अगर उनमें सिर्फ एक गुणसूत्र या तो बढ़ता है या एक गुणसूत्र कम होता है, वो क्या कहलाता है, गुणसूत्रों की वो कहलाता है असुगुणिता। ठीक है, सुसुगुणिता में क्या होता है, इसमें द्विगुणित गुणसूत्रों की प्रतियों की संख्या में परिवर्तन होता है। ठीक है, प्रतियां यानी कॉपी बन जाती हैं, 2n 3n 4n, यानी एक जैसे की कॉपियां बन जाती हैं, सेम हूबहू, वो कहलाती है सुसुगुणिता। ठीक है, अब असुगुणिता यानी गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि या कमी, 1 या 1 से अधिक गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि या कमी होने का क्या पादप प्रजनन में कैसे उपयोग किया जाता है। तो आनुवांशिक अध्ययनों से असुगुणिता का लगातार प्रयोग होता है। ठीक है, होता है क्योंकि इनसे असामान्य विसंयोजन अनुपात प्राप्त होते हैं। इनसे क्या होते हैं, इसमें तो जोड़े बढ़ते हैं, यानी
एक गुणसूत्र के जोड़, मान लो किसी में जैसे मानव है, मानव में अगर 23 गुणसूत्र के जोड़े हैं, ठीक है, 23 गुणसूत्रों के जोड़ों में अगर क्या होता है, होता यह है कि उसमें 23 गुणसूत्र के साथ एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र जुड़ गया है, तो 23 गुणसूत्र जोड़ों के साथ क्या हो गया, प्लस एक ही जुड़ा, ठीक है। तो वो तो असुगुणिता, सिर्फ एक गुणसूत्र या एक से अधिक गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि होती है या कमी होती है। तो ये क्या होता है, असामान्य विसंयोजन होता है। क्योंकि अगर देखिए 23 जोड़े हैं मानव में, उसमें एक गुणसूत्र जुड़ता है, तो हम क्या लिखेंगे, 24 जोड़े हो जाएंगे? नहीं होंगे, क्योंकि जोड़े के लिए तो 2 गुणसूत्र या तो कम होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए। तो अपन इसको क्या लिखेंगे, 23 प्लस 1 जोड़ा। अब ये असामान्य है, 23 प्लस 1 कैसे, अगर 2 एक साथ जोड़े में जुड़ जाए तो अपन 23 का 24 जोड़े कर दे आराम से, तो वो जोड़े में होता है, ठीक है। तो ये असामान्य विसंयोजन होता है, ठीक है, एक या एक से अधिक गुणसूत्र जुड़ते हैं। तो प्राय असुगुणिता का प्रयोग पादप प्रजनन में निम्न उद्देश्य से करते हैं। ये है इम्पोर्टेंट कि असुगुणिता का उपयोग के उद्देश्य के है, पादप प्रजनन में कैसे इसका उपयोग करते हैं। तो देखिए, न्यून सूत्रियों के प्रयोग द्वारा प्रतिस्थापी लाइनें बनाई जाती हैं। प्रतिस्थापी लाइनें बनाई जाती हैं यानी पौधों के गुणों को प्रतिस्थापित किया जाता है, ठीक है। पौधों में जो गुण होते हैं उन गुणों को वहाँ से हटाकर उसके स्थान पर नए गुण डाले जाते हैं पौधों के अंदर, किस्मों के अंदर, ठीक है। तो किसी गुण को हटाकर नए गुण को वहाँ पर स्थापित करना वो प्रतिस्थापन कहलाता है। और जिन किस्मों में ये किया जाता है वो प्रतिस्थापी लाइनें या किस्में कहलाती हैं। तो असुगुणिता से क्या होते हैं, जो न्यून सूत्रियाँ होती हैं, सूत्रियों के प्रयोग द्वारा अपन क्या करते हैं, प्रतिस्थापी लाइनें बनाई जाती हैं, ठीक है। पहला उद्देश्य ये है। अब प्रतिस्थापी लाइनों के माध्यम से एक जाति से दूसरी जाति में रोधिता जीनों का स्थानांतरण होता है, इम्पोर्टेंट है। यानी अगर एक, जैसे किसी फसल के एक किस्म में क्या होता है, रोग से लड़ने की, किसी रोग से लड़ने की क्षमता है और दूसरी किस्म में नहीं है, दूसरे किस्म में नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ठीक है। देखिए इधर एक किस्म में तो रोग से लड़ने की, इसमें तो है और इसमें नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जीन उठाकर रोग से लड़ने की क्षमता वाला वो यहाँ डालेंगे। इस दूसरे वाले पादप में अपन क्या कर लेते हैं, डाल देते हैं, ठीक है, जिससे इस पादप में भी क्या हो जाता है, रोग से लड़ने की क्षमता आ जाती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, असुगुणिता का उपयोग अपन करते हैं। देखिए आगे दूसरा जो है असुगुणिता का उद्देश्य क्या है, एकाधिक सूत्रियों का उपयोग विदेशी योग लाइनों के उत्पादन के लिए किया जाता है। इनमें गुणसूत्रों को एक जाति से दूसरी जाति में स्थानांतरित किया जाता है। पहला उद्देश्य था जिसमें अपन जीन को स्थानांतरण करते थे और जीन के द्वारा किसी गुण को स्थानांतरण करते थे, लेकिन दूसरा उद्देश्य असुगुणिता का है कि पूरे गुणसूत्रों के जोड़े को एक जाति से दूसरी जाति में कर देते हैं। पहले में था एक जाति के अलग अलग किस्मों को अपन करते थे, ठीक है, अलग अलग किस्मों के अंदर, एक ही जाति के किस्मों के अंदर क्या करते थे, एक किस्म से दूसरे किस्म में अपन परिवर्तन करते थे, ठीक है, यानी प्रतिस्थापन करते थे। दूसरा उद्देश्य है कि एक जाति से दूसरे जाति में कर लेते थे, एक समष्टि से, एक विभेद से दूसरे विभेद में भी अपन जीनों का क्या कर सकते हैं, स्थानांतरण कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, असुगुणिता से मुख्यतः द्विन्यून सूत्रों का उपयोग यह निश्चित करने के लिए किया जाता है कि कौन सा जीन किस गुणसूत्र पर उपस्थित है। असुगुणिता से अपन ये भी पता लगा सकते हैं कि भाई कौन सा जीन किस गुणसूत्र पर अपन उपस्थित है। जब अपन को पता ही नहीं होगा कि किसी गुण को नियंत्रित करने वाला जो जीन है वो कौन से गुणसूत्र पर उपस्थित है, तो हम परिवर्तन कैसे करेंगे, क्योंकि जिस गुण में हमें परिवर्तन करना है तो वो उस गुण को नियंत्रित करने वाला जीन किस गुणसूत्र पर उपस्थित है ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए आगे देखिए, फिर है अगुणित
का पादप प्रजनन में उपयोग। ठीक है, पादप प्रजनन में उपयोग क्या है? अगुणित का। असुगुणिता का तो हो गया, अब अगुणित का देखते हैं। अगुणित पौधों में क्योंकि गुणसूत्रों का केवल एक ही समुच्चय होता है, अतः एक समुच्चय के द्विगुणित से ऐसे पौधे उत्पन्न होते हैं जो सभी जीन्स के लिए समयुग्मन होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर कहना चाहता है कि केवल एक ही समुच्चय होता है, एक सेट होता है। ठीक है, गुणसूत्रों का। तो द्विगुणित से ऐसे पौधे अपन उत्पन्न कर सकते हैं जो युग्मज होते हैं, जो सेम टू कॉपी अपन प्राप्त कर सकते हैं। समयुग्मजी द्विगुणितों का उत्पादन ही अगुणितों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोग है। गुणसूत्रों का द्विगुणन दो प्रकार से होता है। ठीक है, एक तो देखिए कोल्चिसीन उपचार द्वारा। ठीक है, कोल्चिसीन उपचार द्वारा अपन गुणसूत्रों का द्विगुणन कर सकते हैं, और सिरे छेदन कैलस क्रिया द्वारा भी अपन क्या कर सकते हैं? द्विगुणन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट डाल देना। ठीक है, एक नंबर के सवाल में पूछा जा सकता है कि गुणसूत्रों का द्विगुणन कैसे किया जाता है। पहला तो है एक दवाई, एक रसायन मिलाकर जिसका नाम है कोल्चिसीन, और एक है सिरे छेदन कैलस प्रक्रिया द्वारा, यानी ये एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें काट कर छेद कर क्या करते हैं अपन, क्या करते हैं? उपयोग करते हैं इसका, गुणसूत्रों का द्विगुणन करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे अपन अब देखिए स्वगुणिता का पादप प्रजनन में उपयोग अपन आने वाली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपन आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, उम्मीद करता हूँ जो भी आज अपन ने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं मैंने आपको बताई है, उत्परिवर्तन कैसे होता है। ठीक है, वो उत्परिवर्तन की जो व्याख्या, जो तरीका है, विधि है, जो अपन ने यहाँ पर ये देखा है उत्परिवर्तन की विधि। ये आप इस तरफ का और ये प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष जो कैसे होता है वो अपन को ध्यान में रखना है, और वो अपन को नोट्स में बनाना है। फिर बहुगुणिता की परिभाषा लिख के अपन गुणसूत्रों की ये वाली अपने नोट्स में बनानी है। ठीक है, तो अब इसके आगे स्वगुणिता का पादप प्रजनन में उपयोग अपन आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ जो भी अपन ने आज पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।